दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के सामाजिक वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद हमारे साथ मौजूद हैं डीएस मालिया सर। उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सर, हमारे इस क्षेत्र में जो पर्यटन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस पर थोड़ा सा क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर थोड़ा सा हम। जी नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में जो रायगढ़ जिला है वो पर्यटन के क्षेत्र में उभरता हुआ प्रथम श्रेणी के क्षेत्र के रूप में आता है। पृथ्वी ही सचमुच में वसुंधरा है। इतिहास के न जाने कितने ही भेद इस वसुंधरा की गोद में छिपे बैठे हैं। कमी है देखने वालों की, खोजने वालों की। वस्तुओं की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है। हमारे रायगढ़ जिला का चप्पा चप्पा प्राचीन स्मृतियों की कहानी गढ़ रहा है। यहाँ एक तरफ कबरा पहाड़, सिंघनपुर और ओंगना जैसी प्राचीन गुफाएं हैं जहां आदि मानव के निवास के प्रमाण मिले हैं, तो वहीं पर ऊंचे ऊंचे गादी पहाड़, लाम पहाड़ और छुई पहाड़ जैसे पहाड़ियाँ हैं जहां पर्यटन की अपार संभावना है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ कुमरता और क्रोंधा और सलखेता जैसे बड़े जलाशय हैं जहां पर जल क्रीड़ा को अपन महत्व देते हुए बहुत से पर्यटन विकास के कार्य किए जा सकते हैं। सर, ये चूँकि पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर, छत्तीसगढ़ का एक वनांचल के रूप में जाना जाता है सर इस रायगढ़ जिले को। और इस जिले में अगर पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं, उसके बाद भी यहाँ पर सर किसी प्रकार की शासन और प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है तो देखिए, छत्तीसगढ़ टूरिज्म मंडल के द्वारा प्रत्येक जिले में प्रदेश के जिला स्तरीय पर्यटन समिति का गठन किया गया है। उसी प्रकार हमारे रायगढ़ जिले में भी जिला स्तरीय पर्यटन समिति का गठन किया गया है। और इस पर्यटन समिति के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जो पर्यटन महत्व के स्थल हैं उन क्षेत्रों का दौरा करके पर्यटन विकास की कार्य योजना तैयार करके छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जाता है। उसी अनुक्रम में रायगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा भी जिला स्तरीय पर्यटन समिति के माध्यम से विभिन्न जो पर्यटन महत्व के स्थल हैं उनके विकास हेतु कार्य योजना तैयार की गई है और उनके विकास के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। आने वाले समय में यह संभव है कि बहुत जल्द ही हमारे रायगढ़ जिले में पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उनका विकास किया जाएगा। सर, आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। सर, हमारे यहाँ ये धरोहर से संबंधित जो सर पर्यटन है उसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो धरोहर पर्यटन की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन महत्व के धरोहर स्थल हैं। इसमें प्राचीन गुफाएं भी हैं, शैलचित्र हैं और बहुत से ऐसे प्राचीन जो मंदिर हैं जो धरोहर पर्यटन के अंतर्गत आते हैं, जिनका विकास करके उन पर पर्यटन विकास की वहाँ पर बहुत सी संभावनाएं हैं और उन्हें विकसित किया जा सकता है। सर, मालिया सर, आपसे जानना चाहेंगे सर, ये चूँकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के नाते यहाँ सर ये पूरा बेल्ट जो है आदिवासी संस्कृति यहाँ का प्रमुख धरोहर सर, आदिवासियों के संस्कृति के संबंध में क्या कुछ है? देखिए, जो ये हमारा क्षेत्र है विशेष पिछड़ी जनजाति जहाँ के पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर हैं और पंडो है, इन जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ पर उनके बहुत से निवास स्थल हैं पहाड़ियों पे। हम वहाँ पर धरोहर ये एथनिक पर्यटन के अंतर्गत वहाँ पर उनका विकास कर सकते हैं। उनकी जो संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, उनकी कला है, उनके जो विशेष गान हैं, उनको हम पर्यटन के अंतर्गत शामिल करके उन क्षेत्रों का हम विकास कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने छुई पहाड़ क्षेत्र का चयन किया है जहाँ पर बहुत संख्या में पहाड़ी कोरवाओं का निवास स्थल है। उसके अगर थोड़ी दूर में जाएं तो वहाँ पर एक चाप कछार का स्थल है जहाँ पर भी पहाड़ी कोरवा है। उन स्थलों पर हम उनकी आदिवासी जो संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, उनकी कला है, उनके विशेष पर्व हैं, उन सब को हम इस पर्यटन के क्षेत्र में लोगों के लिए उसको सामने ला करके हम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। सर, यहाँ जो है सर छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूभागों में सर यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सर, बस्तर में गए तो वहाँ पर जो बस्तरिया जो आदिवासी है सर, जो हल्बी बोली जाती है, या और जो भी गोंडी यहाँ की जो विशेष जो जनजाति है, जो गोंड जाति से ताल्लुकात रखते हैं सर, वहाँ गोंडी बोली जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में सर पंडो और बिरहोर लोग की भाषा से संबंधित क्या कुछ अभी तक आपने इस पर रिसर्च किया है? नहीं, अगर भाषा की बात करें तो विशेष, क्योंकि पंडो और पहाड़ी कोरवा की जो भाषा है वो कोई मतलब विशेष हटकर उनकी भाषा नहीं है, वो मूलतः छत्तीसगढ़ी मिली हुई भाषा ही है। तो भाषा को लेकर नहीं किया, लेकिन उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कला है, उस पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। बैगा जनजातियों का क्या कुछ यहाँ का कुछ सर इस पर भी चर्चा करेंगे सर? बैगा जनजाति इस क्षेत्र में है कि नहीं है? अगर है तो कितने % है और क्या कुछ उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं सर? अगर बैगा जनजाति की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर वो कवर्धा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनकी बहुतायत संख्या है। हमारे यहाँ बैगा जनजाति है लेकिन उसे विशेष जनजाति के रूप में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और यहाँ पर बहुत कम संख्या में इनकी यहाँ पर उपस्थिति है, इसलिए उस पर विशेष करके हमारे रायगढ़ जिले में बैगा जनजाति पर कोई कार्य अभी नहीं किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये यहाँ बताएंगे कि
पर्यटन के दृष्टिकोण से अपन आरोग्य पर्यटन को किस नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा सा इस पर भी अपन। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आरोग्य पर्यटन की तो बहुत ही संभावना है। देखिए हमारा ये पूरा जो क्षेत्र है वो मतलब कहें तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो वनौषधि है, जो जड़ी बूटियाँ हैं वो पाई जाती हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ तो 1525 किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो इसमें से 312 किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो विशेष रूप से औषधि महत्व की हैं। और हमारा जो रायगढ़ जिला है, खासकर धर्मजयगढ़ वन मंडल का क्षेत्र, यहाँ के वनों में बहुत प्रकार की वनौषधियाँ हैं। मैं सफ़ेद मूसली की बात करूँ, काली मूसली की बात करूँ, सतावर की बात करूँ, इसके साथ जो आपकी मैं खास करके बात करूँगा जो नागरमुथा बहुतायत संख्या में यहाँ पर पाई जाती हैं, और उनका उपयोग करके उनके औषधि रूप से उनके उत्पादन करके, उनका व्यावसायिक उत्पादन करके बहुत ज़्यादा उसमें लाभ अर्जित ग्रामीणों को हो सकता है। सर यहाँ जैसे हम बात करें कि वन्य प्राणियों के संबंध में क्या कुछ सर अभी तक यहाँ देखने को मिलता है सर? बाघ, भालू, हाथियों का क्या कुछ यहाँ वो रहता है, विचरण करते हैं, कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये प्रकरण आते होंगे सर, बताएंगे थोड़ा? देखो, इको टूरिज्म की बात करें या वन्य जीव की बात करें तो 2005 के बाद से तो ये क्षेत्र विशेष रूप से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हाथी की उपस्थिति, यहाँ का जो जंगल है, यहाँ का जो उनका रहवास है वो प्राकृतिक आवास हो गया है। अभी तक तो यहाँ पर वो प्रवासी होकर के यहाँ पर आते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से मैं कहूँ तो वन जीव जो हाथी है वो स्थायी रूप से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और यहीं पर वो प्रजनन कर रहे हैं। वो इनका स्थायी आवास हो गया है और यहाँ पर उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ जो भालू, जंगली भालू की बात करें या बंदर की बात करें या फिर लोमड़ी, सियार की बात करें, जो अन्य वन जीव हैं वो भी यहाँ के जंगलों में बेहतर रूप से वो लोग निवासरत हैं। और इस प्रकार से वन जीव पर्यटन पे भी यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ DS मालिया सर, यहाँ स्थानीय जो जिले के जो सामाजिक वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद हैं, DS मालिया सर से हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि यहाँ अभी तक जो भी संभावनाएं यहाँ देखी जा रही थी यहाँ पर्यटन को लेकर के, चाहे वो जल पर्यटन हो, चाहे वन्य पर्यटन हो, चाहे वन्य प्राणियों से संबंधित विषय हो, और इसके आगे हम इनसे अब और बात करेंगे। सर आप क्या देखते हैं सर, इस क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में आज विद्युत की कमी है, जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर भी आप पहुँच करके लोगों को वो सुविधा देना चाहते हैं सर। आप उस पर एक जीवटता से काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं सर। इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है, क्या सोच है सर, थोड़ा सा साझा करेंगे? देखिए, ये हमारा जो रायगढ़ जिला है, खास करके मैं अगर धर्मजयगढ़ की बात करूं तो ये हमारा जो क्षेत्र रिमोट एरिया है। यहाँ के पहाड़ियों पे बहुत से ऐसे गांव हैं जो कि अभी भी वहाँ पर जो ग्रिड से पावर दिया जाना संभव नहीं है। ऐसे बहुत से गांव हैं, लेकिन आज की ज़रूरत है। मैंने कई गांव में गया कि वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन उन्हें कुछ मतलब दिन दुनिया से कटे हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती है और वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है वहाँ पर विद्युत की कमी होने के कारण उन संचार जो माध्यम है उससे उनका किसी प्रकार से सरोकार नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले यहाँ के जो गांव थे धर्मजयगढ़ वन मंडल के, यहाँ पर हमने 62 गाँव में सामुदायिक वन संसाधनों पर कार्य किया और आज की स्थिति में 43 गाँवों पे हमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगभग 1.5 लाख एकड़ हम लोगों ने को सामुदायिक वन अधिकार पत्रक जो 43 गाँव को रकबा का मिल चुका है। और उन गाँवों में हम लोगों ने अध्ययन किया और वहाँ के संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से सबसे पहले हमने ध्यान दिया कि वहाँ जल संसाधन उपलब्ध है पहाड़ों पे, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो हमने उन जन संसाधनों का उपयोग करते हुए वहाँ पर हमने सबसे पहले गांव वालों के साथ मिल करके हमने वहाँ प्रस्ताव तैयार किया और ग्राम सभा से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद हमने वहाँ पर माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन की जो हमारी परिकल्पना थी उसको हमने साकार रूप दिया। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुल्ला झरिया नामक एक गाँव है, वहाँ के पहाड़ी पर छोटा सा एक जल का स्रोत था। हमने जन सहयोग से, वहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से हमने वहाँ पर एक छोटा सा वहाँ पर वाटर टैंक बनाया, स्टॉप डैम बनाया और उस स्टॉप डैम के माध्यम से हम वहाँ के पानी को नीचे की ओर ला करके हमने वहाँ पर क्रॉस फ्लो टर्बाइन लगाया और आज हम वहाँ पर लगभग 10 किलोवाट का हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो जो वाटर वहाँ से विद्युत उत्पादन करने के बाद जो वाटर डिस्चार्ज होता है उस जल को हम वहाँ के खेतों में ले जा करके हम उससे आज कृषि का जो रकबा है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है। आज लोग वहाँ पर 3 फसल का उसके लाभ ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है सर, चूँकि जहाँ पर कुछ भी संभावना नहीं था, जहाँ लाइट जाना संभव नहीं था, अगर उस गांव तक लाइट गया भी है तो बरसात के दिनों में अक्सर जो कट जाता था, ब्लैकआउट एरिया कहलाता था। सर वहाँ पर आपने अपने प्रयास से जो है वहाँ पर टरबाइन से जल विद्युत बनाने का जो प्रोग्राम प्रारंभ किया सर, इस पर
आप इससे पहले कैसे रिसर्च किए थे, कैसे यहाँ तक सोच आपका गया सर, कैसे शुरुआत की है इसकी? ये देखिए, जो हमारा प्रोजेक्ट लाइट फॉर लाइफ है, जीवन के लिए ऊर्जा, इसे हमने हमर गांव हमर बिजली योजना नाम दिया है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा। और ये पिछले 20 वर्ष से मेरा सपना था कि मैं ऐसे पहाड़ी गांव हैं जहां ग्रिड से संभव नहीं है, वहां पर मैं ये माइक्रो हाइड्रो, वहाँ के जल का उपयोग करके मैं वहाँ पर माइक्रो हाइड्रो टरबाइन लगा करके वहाँ विद्युत उत्पादन करूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। पिछले सितंबर माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी का धर्मजंग आगमन हुआ था, और उनको जब इस परियोजना के बारे में जानकारी मिली तो उनका पहला सवेरे में कुछ था कि क्या मैं इन जगह पर हेलीकॉप्टर जा सकता है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं सर, वहाँ पर अभी जाया नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने उस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने धर्मजगढ़ के अन्य 6 गाँव में उस योजना को चालू करने की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, और जिस पर अभी वन विभाग के द्वारा हमें स्टाफ डैम बनाकर उसमें दिया जा रहा है। तो हमारे साथ वैज्ञानिक माल्या सर हैं, उनका कहना है कि इसमें जो है शासन प्रशासन का भी ध्यानाकर्षण हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय सितंबर महीने में आए हुए थे। धर्मजगढ़ प्रवास के दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम के पूर्व इनसे जो है मुलाकात किए थे। वन विभाग के विश्राम गृह में ये कहा गया कि हम जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं, चूँकि ये पहुँच विहीन क्षेत्र बताने पर कहा गया है कि वहाँ जो है वन विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि वहाँ जो तमाम तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के पूरा किया जाएगा। और अभी वन विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि वहाँ स्टाफ डैम बना करके देंगे, चूँकि काम चालू है, ऐसा इनका कहना है। इससे आगे सर और क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं क्षेत्र में, पर्यटन को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर के? यहाँ जो क्षेत्र में जो वनोपज संग्रहण होते हैं सर, वनोपज के संग्रहण का मूल्य वाजिब दाम क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। इस पर क्या कुछ आप अपना विचार रखते हैं सर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो वास्तव में हमारे यहाँ जो NTF है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वन उत्पाद हैं, साल बीज है, चिरौंजी है, आंवला है, तमाम तरह के बहुत से लघु उत्पाद हैं जो यहाँ के जंगलों में आदिवासियों के द्वारा संग्रहण किया जाता है। लेकिन जो उसका वास्तविक जो उनको मूल्य है, जो बाजार मूल्य है, वो उनको नहीं मिल पाता। वो जो बीज का जो लाभ है वो क्या है, बीज के जो मिडिल मैन बोलें या फिर उसे डीलर्स बोलें, उनसे वो मिडिल मैन है वो प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जो उनको लाभ होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। इस ओर भी अभी ध्यान दिया गया है। अभी जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद है, इस पर इस संबंध में एक प्रेजेंटेशन हमारे द्वारा दिया गया था, और इसमें ये बात रखा गया कि जो वास्तव में जो लघुपज का जो लाभ है वो ग्रामीणों को कैसे मिले, इस पर चर्चा हुई। और उस पर हमने हमारी बात को वहाँ पर रखा गया कि जो लाभ मिलना चाहिए वो किसको मिलना चाहिए, वो उन ग्रामीणों को ही मिलना चाहिए जो लाभ किसी अन्य को मिल जाता है, जिससे उनका आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। वास्तव में वनोपज का संग्रहण जो समुदाय करता है, जो समुदाय जंगलों में निवास करता है, जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, जो आदिवासियों की जो जिंदगी है, जो जनजीवन है, वो जंगलों के इर्द गिर्द ही घूमती है। उनकी दिनचर्या जंगल से शुरू होती है और दिनचर्या जंगल में समाप्त होती है। लेकिन उनको जो वास्तविक में उनका मेहनताना है वो उनको न मिलकर के किसी और को मिल जाता है, जिससे समुदाय की स्थिति है आज भी वही बनी हुई है। हमारा उद्देश्य है कि समुदाय का लाभ होना, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इसका लाभ समुदाय को सीधे मिले। माल्या सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि क्षेत्र के जो लोग हैं उनको तमाम तरह का जो वनोपज है उसका मूल्य नहीं मिलता है, उसका वाजिब मूल्य उनको मिलना चाहिए। इस पर आपका प्रयास तो सही है सर। चूँकि आपको मैं जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जहाँ पर जो तापमान के अनुसार, यहाँ के जलवायु के अनुसार जो फसल होना चाहिए, उस पर क्या कुछ अभी तक आपने मतलब रिसर्च किया है सर? कौन से फसल को यहाँ लगाने पर यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको जो है अधिक मुनाफा हो सकता है? जैसे हमारे सीमावर्ती जिले जसपुर में जो है चाय का बागान लगाया गया है, जैसे आसाम की भांति वहाँ का जो जलवायु है उसको लेकर के यहाँ चाय की खेती की जा रही है। आप रायगढ़ जिले के जैसे धर्मजगढ़ के वनांचल क्षेत्र है सर, वहाँ किस टाइप से संभावनाएं देखते हैं सर इसको लेकर के? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो हमारे आदिवासी हैं अभी तक वो परंपरागत रूप से कृषि करते आ रहे हैं, जिससे वास्तविक में उनको जो आर्थिक लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमने सबसे प्रथम में इस ओर ध्यान दिया कि उनके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है, इसके लिए क्या किया जा सके। तो देखिए, जो हमारा धर्मजगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है ये पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई 1000 फीट से 1150 मीटर तक है, लगभग 3500 फीट, जो कि चाय और कॉफी के उत्पादन के अनुकूल है। तो हमने सर्वप्रथम यहाँ का जो चूही पहाड़ का क्षेत्र है, जो चांप कछार का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का हमने सर्वे किया। और हमारे साथ यहाँ के जो अपर कलेक्टर महोदय हैं माननीय राजीव पांडे जी, वो भी अगस्त माह में हमारे साथ उस क्षेत्र के भ्रमण पर गए, और हमने चांप कछार नामक जो स्थल है जिसकी ऊंचाई यहाँ से 1150 मीटर के लगभग है, वहाँ पर हमने चाय बागान और कॉफ़ी के बागान के लिए हमने उस क्षेत्र का चयन किया है, और वहाँ पर बहुत जल्द ही हम उस पर काम करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि
इस व्यावसायिक खेती से जो वहाँ के जो निवास करने वाले आदिवासी हैं, खासकर पहाड़ी जनजाति के कोरवा के लोग हैं, कुछ परंपरागत रूप से निवासी वहाँ पर अहिर परिवार हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। और ये जो कार्य किया जाएगा, इसका प्रबंधन किया जाएगा स्थानीय जो वन प्रबंधन कमेटी है उसके द्वारा किया जाएगा। इस और हमारे द्वारा हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ मिलकर के प्रयास किया जाएगा। इससे पूर्व की इस क्षेत्र में तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं, कृषि को लेकर के, चाय बागानों को लेकर के, पर्यटन को लेकर के, वन्य प्राणियों के संरक्षण करने को लेकर के और तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं उससे जो यहाँ इस क्षेत्र के जो युवा हैं, यहाँ के युवक हैं, जितने बेरोजगार हैं, उनको जो है रोजगार मिल सकता है। इसको लेकर के प्रोफेसर DS मालिया सर के द्वारा इस पर विशेष रिसर्च किया जा रहा है। क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले सरगुजा के समीप ही हम लोग का रायगढ़ जिला का धर्मजगढ़ का पठारी क्षेत्र आता है सर। यहाँ कुछ वनांचल क्षेत्र है, इसमें क्या है सर, ये जो फसल आप देखते हैं जैसे पंडरा पाट हो गया जसपुर जिले का, कई ऐसे बगीचा के क्षेत्र में टाऊ की फसल लगती है। मैन पाट के ऊपरी क्षेत्र में जहाँ पठारी क्षेत्र है वहाँ सर टाऊ एक विशेष प्रकार की फसल होती है सर, 2-3 महीने में तैयार हो जाता है, जो वहाँ की जलवायु के हिसाब से ठीक है। छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ टाऊ की फसल पंडरा पाट और मैन पाट के सिवा कहीं नहीं होता होगा सर। क्या धर्मजयगढ़ के क्षेत्र में टाऊ की फसल हो सकती है या नहीं हो सकती है सर? देखिए, जहाँ तक आप टाऊ की बात की जो कि पंडरा पाट और हमारे मैन पाट के क्षेत्रों में जिसका उत्पादन किया जा रहा है, ये जो फसल है इसके लिए पठारी क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। और जो हमारा जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र है वो पहाड़ी है, ना कि पठारी। हमारे धर्मजयगढ़ के जो क्षेत्र है जो पहाड़ के आगे संकुआ का जो कि ढलान वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पे अपन टाऊ की फसल उत्पादन तो होगा, लेकिन जिस अनुपात में उसका मतलब प्रोडक्शन होना है, जिस रकबा में उसका लाभ होना है लोगों को, वो नहीं हो सकता। हमारा जो क्षेत्र है पूर्णतः वो पठारी न होकर के वो पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम टाऊ की अपेक्षा हम चाय और अगर कॉफ़ी का अगर फसल यहाँ पर बागान लगाएं तो उसका फसल जो उत्पादन है वो बेहतर होगा, न कि टाऊ का। यहाँ के जो भौगोलिक वातावरण है वो चाय और अपने इसके कॉफ़ी के अनुकूल है, न कि टाऊ के। तो मैं समझता हूँ टाऊ की अपेक्षा चाय और इसकी कॉफ़ी का यहाँ पर फसल का उत्पादन किया जाना बेहतर होगा। तो आप थे प्रोफेसर DS मालिया सर, सामाजिक वैज्ञानिक एवं पुरातात्विकविद हैं। चूँकि इनका विचार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि तमाम तरह की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर इस पर काम किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार मिले, यहाँ के लोग स्वावलंबी बने, यहाँ के लोगों को तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके, इस पर जो हमारे प्रोफेसर सर का लगातार काम चल रहा है। चूँकि इनके द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं, कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं। चूँकि अभी और हम आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न विषयों पर इनसे हमारे साथ चर्चा होती रहेगी। आप हमारे इस पंचायत टुडे न्यूज़ को देख रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।